हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी। जैसे हमने 29 ऑफ जनवरी को ये देखा कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर क्या होता है, इसके स्टैटिक पोर्शन। 30 जनवरी को हमने देखा कि बजट कैसे तैयार किया जाता है। 31 जनवरी को जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसके कुछ की हाईलाइट समझी। और उसी तरह से कल यानी कि 1 फरवरी को हमने यूनियन बजट के कुछ की टेकअवेज को समझा। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो को मिस किया हुआ है, मेक श्योर कि आप जाके उस वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारी यूपीएससी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर आज क्या करेंगे? देखो, आज हम करेंगे डिस्कस कुछ एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आने वाले टाइम के अंदर दोबारा पूछे जा सकते हैं, ताकि एक आइडिया लग पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना, इसको सेटअप किया जाएगा किस रिगार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर? तो देखो, सोचो एक बार, ट्राई करो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो देखो, यहां पर इसका आंसर होना चाहिए क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना का, दैट इज विद रिगार्ड्स टू मिलेट्स। मैं आपको दिखाता हूं, कल के बजट के अंदर हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इसको एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरह सपोर्ट किया जाएगा, ताकि जो भी इसके रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यहां पर अच्छे से शेयर कर पाए। तो इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, योगा हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पर अगर आपने अच्छे से बजट की कल समरी सुनी हो तो आपको वहां से अच्छे से आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा इस तरह से कुछ पूछा जाए कि ये जो चार तरह के डेफिसिट हैं, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, इनका ऑर्डर क्या है? कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है? ये सारे ऑर्डर्स भी हमें पता होने चाहिए। इन सभी का देखो मीनिंग्स जो है ना, कि क्या इसका मीनिंग क्या होता है, मैं जो बजट की स्टैटिक वीडियो आई थी 30 जनवरी को, वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है। तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना। पर यहां पर डेफिसिट का ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि देखो, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.9%, और ये चारों डेफिसिट्स के में से सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% के रिगार्डिंग। उसी तरह से 2.3% हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट, एंड लास्टली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका हो जाएगा 1.7%। तो ये आपका ऑर्डर इस तरह से होने चाहिए। तो आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें ऑप्शन मिलता है। पर मैंने आपको ऑर्डर समझा दिया कि किस तरह से ये डेफिसिट का अनुमान हमारे आने वाले टाइम के अंदर देखा जा सकता है। थोड़ा इन सभी का मीनिंग पता होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ थोड़ा, जैसे फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस नंबर को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्पेशली जो लोग इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं ना, उनको थोड़ा नंबर्स का आइडिया रहना चाहिए, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल पाए कि हम किस डायरेक्शन में आगे फ्यूचर में मूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और बनाया जा सकता है, दैट इज कि हमारे यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। उनमें से इन चारों का ऑर्डर क्या होगा, ये भी हमें थोड़ा इसका ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन सर कैसे आंसर करेंगे? देखो, कल जो बजट डिस्कस किया ना, उसमें एक मैंने स्लाइड डिस्कस करी थी कि इंडिया, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली, अगर 1 रुपया कमाती है तो कहाँ कहाँ से आता है ये 1 रुपये का? तो 1 रुपये का ना, जो 34 पैसे हैं उसमें से, वो हम बोरोइंग के माध्यम से हमारे पास आता है। तो 34 पैसे तो हम बोरो कर रहे हैं 1 रुपये में से। उसके अलावा जो जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उससे कितना आता है? 17%, या 17 पैसे कह लो कि 1 रुपये में से 17 पैसे यहां से आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स 15% हो गया, इनकम टैक्स आपका 15% हो गया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% हो गया, फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट आपका 6% हो गया, सिमिलरली कस्टम 4% एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट हो गया 2%। तो इस तरह का ऑर्डर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो जीएसटी आपका हाईएस्ट है, फॉलोड बाय आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एंड उसके बाद आपकी जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी होगी वो हो गया, एंड लास्टली नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन था 2014 के अंदर कि इंडिया में क्या हो रहा है, डेफिसिट बजट हो रहा है। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि जो डेफिसिट है ना, जो घाटा है इतना सारा, इस घाटे को कम कैसे करें? देखो, आप खुद सोचो, घाटा आप अपनी फैमिली का एक तरह से इमेजिन करो। फैमिली में मैं आपको बोल रहा हूं कि फैमिली में घाटा हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि भैया आप एक्सपेंडिचर, बेसिकली आप जो खर्च है वो ज्यादा कर रहे हो जितनी आपकी इनकम है उससे ना, तभी तो आपको घाटा होगा ना। कि आप जितना कमा रहे हो वो कम कमा रहे हो, पर आपका खर्च ज्यादा हो रहा है, तभी तो एक तरफ से डेफिसिट आएगा। उसी तरह से यहां पर भी गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, अगर सरकार खर्च ज्यादा कर रही है पर उसके कमाई के सोर्सेस कम है, तो क्या होगा? एक डेफिसिट होगा। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि अगर हमें इस डेफिसिट को कम करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेसिकली एक तरह का क्या है, खर्च ही तो है। अगर इस खर्च को कम कर दिया तो आपको नहीं लगता जो हमारा घाटा था, जो डेफिसिट था, उसको कम कर देंगे? बिल्कुल, एक्सपेंडिचर को कमी तो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, नई नई हमारी सरकार कुछ वेलफेयर स्कीम्स ले आए।
अरे वेलफेयर स्कीम लाओगे तो क्या करेगी सरकार? सरकार खर्चा बढ़ाएगी उससे। तो हमें तो पर कंट्रोल करना था ना सर डेफिसिट को। यहां पर तो हम सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम डेफिसिट को सॉरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, उससे डेफिसिट तो और ज्यादा बढ़ेगा, पर हमें तो कम करना था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, वन तो ठीक था। सब्सिडीज को रैशनलाइज करना, देखो सब्सिडीज क्या होता है, अच्छा खासा खर्च होता है गवर्नमेंट का। अगर उनको एक तरह से हम रैशनलाइज कर दें, जहां पे जरूरत नहीं है वहां से हम उनको हटा दें, तो उससे क्या होगा, सरकार का जो एक्सपेंडिचर था वो कम हो जाएगा और उससे डेफिसिट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सर थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ पर ठीक है और 2 गलत था, तो आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। नई इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना, ये भी उसके अगेंस्ट जाता है, तो आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। एक क्वेश्चन और देखते हैं यूपीएससी 2016 में। अब ये देखो जो बजट वाला वीडियो था ना, जो 30 जनवरी को आया था, जब हमने बजट के बेसिक्स डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, तब भी एक्सप्लेनेशन नहीं डिस्कस किया था, पर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो यहां देखो क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या चीजें यहां पर इंक्लूड करी जाती हैं। याद करो मैंने पढ़ाया था, एक क्या पढ़ाया था कि बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू साइड, एक होता है कैपिटल साइड। रेवेन्यू के अंदर भी एक होता है रेवेन्यू शिफ्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के अंदर क्या होता है, कैपिटल शिफ्ट और होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब मैंने कैपिटल वाली साइड बताई थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हमारे एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उनको हम कैपिटल वाली साइड डालते हैं। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो यहां पर बस आपको ये देखना है कि जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन से ऐसी चीज है, आइटम है, जो आपके एसेट के ऊपर इंपैक्ट करेगी। पहला देखो यहां पर क्या लिख दिया, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एसेट साफ साफ वर्ड सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। एसेट्स को अक्वायर करने के लिए बिल्कुल क्या है ये, एक तरह का क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो है, तो ये तो डेफिनेटली एसेट वाला आएगा ही आएगा। तो 1 स्टेटमेंट ठीक है। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, सर ये भी तो क्या है, ये भी तो आपका कैपिटल ही है एक तरह का, मतलब कैपिटल साइड पे आ गया, क्योंकि ये भी तो एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल, आप खुद देखो ना, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो वो क्या है, आपका एक एसेट होता है, और किसी से आपने अगर लोन लिया है तो वो आपके लिए क्या होता है, क्योंकि रिटर्न करना है ना, वो आपकी क्या होती है, एक लायबिलिटी। तो यहाँ पर सेकंड भी वही चीज बोल रहा है और थर्ड भी वही आपका कैपिटल बजट के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, तीनों के तीनों यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, एंड इस वजह से ये सारे क्या आएंगे, कैपिटल बजट के अंतर्गत आएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये देखो 2001 में पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया कि 4 टैक्सेस दिए थे, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं? अब देखो एक होते हैं हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, बेसिकली जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जिस पर्सन का बर्डन होता है वही कहीं ना कहीं उसको पे करता है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, आपका इनकम टैक्स आप जो पे करते हो ना, पर्सनल इनकम टैक्स, वो भी यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि देखो लायबिलिटी जेब, आपकी जेब में से पैसा जाना है और आप ही उसको भर रहे हो। वेर एज जब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो पार्ले जी का बिस्किट है, अब इसके ऊपर भी कुछ टैक्स लगेगा, पर टैक्स किसकी जेब में से जा रहा है, वो जा रहा है मेरी जेब में से। मैंने खरीदा ना जाके पार्ले जी, तो टैक्स तो जा रहा है मेरी जेब में से, पर पे कौन कर रहा है, मेरे बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है, बेसिकली शॉपकीपर के थ्रू वो पे हो रहा है। तो इस तरह से इन चीजों को क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे आपका ये हो गया ना, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिस पर्सन के ऊपर लिवाई किया जा रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो 1 और 3 तो क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्स। पर जब बात होती है कस्टम ड्यूटी की, एक्साइज ड्यूटी की, ये क्या आ जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 4 ओनली। अगर मेरी वो वीडियोस देखी हुई हैं तो बड़े आराम से इसके सभी के क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे। अब देखो थोड़ा मेंस का भी देख लेते हैं। मेंस का जैसे फॉर एग्जांपल इसको नोटिस करो, 2016 में पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ना जेंडर बजटिंग की रिक्वायरमेंट है। अब इंडिया में क्या स्टेटस है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप जानते हो, देखो जो जेंडर बजटिंग है ना, ये अलग से बजट नहीं बना रहे, यहां पर ऐसा मत समझना कि अलग से कोई बजट बन रहा है, नहीं। ये दरअसल में क्या है, एक सोशल जस्टिस का टूल है। बेसिकली क्या हो रहा है कि बजट के अंदर जितनी भी अलग अलग हमने प्रोविजंस है या अलग अलग जो भी स्कीम्स हैं, उनको हम जेंडर के लेंस के थ्रू या फिर जेंडर के थ्रू हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, बजट किस तरह से अलग अलग जेंडर को कैसे इंपैक्ट करेगा, उसको हम देख रहे हैं। इसका रीजन क्या है, देखो हमारी सोसाइटी क्या है, एक तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी है आज भी। तो उसको अगर हमने उसको मूव करना है जेंडर इक्वलिटी की तरफ, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जो बजट के अंदर चीजें करी गई हैं उसका जेंडर एंगल क्या है, देखना पड़ेगा, नहीं भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल। इसी वजह से हम किस तरफ मूव करेंगे हैं, जेंडर बजटिंग के ऊपर। अब इससे पता क्या होता है, इससे सरकार के ऊपर एक तरह का दबाव पड़ता है। क्या दबाव पड़ता है कि भैया आप ये वुमेन के लिए भी कुछ करो, क्योंकि हमने बजट उस हिसाब से देखेंगे ना वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, तो गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि हाँ वुमेन के लिए हमें कुछ नई स्कीम्स लानी पड़ेंगी, हमें कुछ फॉर्मुलेशन प्रोग्राम उस हिसाब से करने पड़ेंगे। तो हर चीज जेंडर सेंसिटिव एंगल के थ्रू करी जाती है। अब ये इंडिया में दरअसल में 2005-6 के अंदर आया था। ऑल्दो इससे पहले आप नोटिस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर से ये आइडिया आया है, जहां पर 1984 से वो जेंडर बजटिंग को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको आंसर करनी थी अकॉर्डिंगली।
इसी तरह से देखो यूपीएससी 2021 में मेंस के ऊपर क्वेश्चन आया, यहां क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट और इन दोनों के कंपोनेंट्स बता दो। अरे यार देखो ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन जो मैंने आपको 30 जनवरी वाली वीडियो में करवाया हुआ है, वही आपको सेम चीज लिखनी थी। वहां मैंने डायग्राम भी आपको बनवाया था, वही अगर आप डायग्राम एग्जाम में बना देते, कुछ एग्जाम्पल लिख देते, अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो, ठीक है। एक देखो क्वेश्चन आया यूपीएससी 2017 के अंदर। अब यहां पर क्या था, यहां पूछा गया कि एक ऑब्जेक्टिव है यूनियन बजट का, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। अब इसमें पूछ लिया कि जो भी मेजर्स प्रपोज किए गए हैं 2017 के 18 के अंदर, उनको आप एनालाइज करो एक तरह से। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना बजट की हाइलाइट्स के अंदर, सप्तऋषि के बारे में डिस्कस किया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, यूथ को हम क्या कर सकते हैं, लास्ट माइल तक कैसे पहुंचना है, वो सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे। अगर बजट को नहीं पढ़ा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं आंसर कर पाओगे ढंग से, ठीक है। तो इस वजह से बजट को पढ़ना जरूरी है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। कुछ ना इसके साथ ही ना एक्चुअल में आप नोटिस करते हो कि यहाँ पर ना पार्लियामेंट का रोल काफी अच्छा खासा आता है। मैंने जो बजट प्रेपरेशन की स्टेजेस थी वहां पर आपको समझाया भी था। तो कुछ पॉलिटी और इकोनॉमी के मिक्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, ऑथराइजेशन ऑफ विदड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो सीएफआई में से फंड्स को विड्रॉ किया जाता है उसके लिए किसकी ऑथराइजेशन लगती है। मैंने आपको डिस्कस भी किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो पैसा है वो किसका प्रेरोगेटिव होता है, वो होता है लोकसभा का। तो जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें विड्रॉल ऑफ फंड्स की ऑथराइजेशन चाहिए, वो कहां से होती है, वो होती है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। आई होप आप समझते जा रहे हो मेरे साथ साथ। उसके साथ ही 2011 में ही एक और क्वेश्चन आया। यहाँ क्या पूछा गया, जितना भी रेवेन्यू रिसीव होता है यूनियन गवर्नमेंट का बाय वे ऑफ टैक्सेस हो गया, बाकी रिसिप्ट्स हो गया, वो कहां पे क्रेडिट होता है। सिंपल सा आंसर है, कहां पे होगा भैया, ये होगा सीएफआई के अंदर ही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कंटिजेंसी फंड, अरे कंटिजेंसी फंड और पर्पसेस के लिए होता है, आप जानते हो ना, कुछ एक तरह की कुछ इमरजेंसी आ गई उसके लिए होता है, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही ये सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर क्या पूछा गया कि अगर मनी बिल को अमेंड किया दिया जाए राज्यसभा के द्वारा तो क्या होगा। देखो सिंपल सा, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो मनी बिल होता है वहां पर पावर किसके हाथ में होती है, ज्यादातर पावर वो लोकसभा के पास में ही होती है, ठीक है। बताया था ना, मनी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ लोकसभा। तो अगर राज्यसभा कुछ चीजें अमेंड करता भी है लोकसभा के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को माने, ठीक है ना। तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल, चाहे उनको एक्सेप्ट करे, अगर ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकसभा ही है। 14 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर उसने किया किया, नहीं किया तो वैसे ही वो बिल मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अमेंडमेंट्स उनकी मान भी सकते हैं, रिजेक्ट भी की जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का ही मेजर रोल है जब हम बात करते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन और देखो 2015 का, यहां देखो क्या पूछा गया, यहां कह रहा है राज्यसभा का कोई पावर नहीं है इधर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। बिल्कुल, अभी तो डिस्कस किया ये बात, तो ये बात तो ठीक है। उसी तरह से राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, चेक करते हैं इसको। और तीसरा स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा कैनॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दरअसल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, ये बजट का ही दूसरा नाम है। मैंने बताया था ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड कहीं भी नहीं दिखता, तो दिखता क्या है सर, आर्टिकल 112 के अंदर एक लाइन लिखी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसी को हम एक तरह से जनरल पार्लेंस में बजट बोल लेते हैं। तो क्या राज्यसभा से डिस्कस भी नहीं कर सकता बजट को, द आंसर इज नो। डिस्कशन तो होती है ना यार वहां पे, तो स्टेटमेंट 3 तो ऑब्वियसली गलत हो गया। तो जैसे आप पहुंचे हो, आपका आंसर एक्चुअल में आएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 ओनली। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पर वो वोट नहीं कर सकता डिमांड फॉर ग्रांट्स के। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 ओनली। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यूपीएससी 2002 में पूछा गया। यहाँ ना कई स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है, या फिर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना अलग हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है मेड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसके ऊपर हम वोटिंग नहीं कराते, मेड एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसके ऊपर वोटिंग होती है। आर्टिकल 112 मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, उसमें मैंने ये चीज आपके साथ डिस्कस करी थी। तो यहां पर नोटिस करो, यहां क्या पूछ रहा है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कहां पे चार्ज होते हैं। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लो या सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात कर लो, तो इनका जो भी सैलरी हो गया, इनके अलाउंसेस हो गया, वो कहां पे चार्ज होते हैं, वो होते हैं कहां पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है सर। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे, जो होते हैं हमारे स्टेट हाई कोर्ट जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जज हो गए, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस स्टेट और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं वो कहां पे चार्ज होती हैं, ये होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर,
ठीक है सर, पर एक बात और ध्यान में रखना, जो पेंशन होती है चाहे वो हो सुप्रीम कोर्ट जजेस की, चाहे वो हो हाई कोर्ट जजेस की, ये कहां पर होती है? ये होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब बात होगी सैलरीज एंड अलाउंसेस की, तो हम ये देखेंगे कि बंदा वर्क कहां पे कर रहा है। तो यहां पर क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जजेस कहां काम कर रहे थे? इंडिया मतलब नेशनल गवर्नमेंट के, नेशनल के ऊपर लेवल पे काम कर रहे थे, तो उनकी सैलरीज और अलाउंसेस कहां पे आएंगी? सीएफआई के थ्रू, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू। जब बात कर रहे हैं हम स्टेट चीफ जस्टिस की और हाई कोर्ट जजेस की, तो यहां पर इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस कहां से आएंगे? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आएंगे। पर जब पेंशन की बात होगी, ठीक है, रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन किसी की भी हो, सुप्रीम कोर्ट जज की हो, हाई कोर्ट जज की हो, वो इंडियन कंसोलिडेटेड फंड या सीएफआई से ही आएगी। तो इसका आंसर यहां पर देखो क्या पूछ रहा था, सैलरी एंड अलाउंसेस पूछ रहा था ना, तो यहां पर तो आंसर क्या हो जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। पर अगर पेंशन पूछता तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आंसर होता। ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा इसको देख लेना, बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, एक ये क्वेश्चन आया था 2001 के अंदर। अब यहां देखो क्या पूछा गया, यहां पूछा गया फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सभी का मीनिंग क्या होता है। इनको आपको वो करना था, मैच द कॉलम करना था एक तरह से। तो बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, जब हम बात करते हैं जैसे रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल है, क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू शिफ्ट। तो सर सी का तो क्या हो गया? सी का तो 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट भी पढ़ाया था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट यही तो होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल शिफ्ट। उसमें से बोरिंग्स वाला पार्ट नहीं रहते। याद करो, जब अगर बजट वाली वीडियो 30 जनवरी वाली वीडियो, आप बताया था ना डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिफ्ट क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिफ्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जो चीज आप बोरो करते हो आप इनकम थोड़ी करोगे, तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट के अंदर इसका फॉर्मूला ये होता है। उसी तरह से बजट डेफिसिट की अगर बात करें, तो बजट डेफिसिट तो क्या होता है? टोटल माइनस टोटल। तो ये क्या हो गया? जीरो ही होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल शिफ्ट। उसी तरह से जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, तो ये भी मैंने बताया था कि करंट गवर्नमेंट की अगर हमें परफॉर्मेंस को चेक करना होता है या करंट ईयर की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, तो जितनी भी अब तक इंटरेस्ट पेमेंट थी उनको हम माइनस कर देते हैं। तो वो चीज कहां पे हाईलाइटेड है? यहां पर। तो ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। लॉजिक अगर चीजें समझिए अच्छे से तो आसानी से इसको आंसर कर पाओगे। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे मेजर होते हैं जिसके थ्रू हम फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया ना। तो सर देखो, यूपीएससी में भी ना रेपिटेशन है क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पे नोटिस करो, पहला कह रहा है एफडीआई इनफ्लोस, चलो इसको देखते हैं। पर बाकी देखो, जैसे प्राइवेटाइजेशन करना किसी चीज का, क्या इससे मतलब होगा? द आंसर इज यस। प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है इनके ऊपर, उसके थ्रू क्या होगा? एक तरह से अगर हमने उन चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया तो गवर्नमेंट का खर्च कम होगा और कहीं ना कहीं इससे पैसा भी मिलेगा। तो 2 तो सर बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को कम कर दिया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट का अच्छा खासा खर्च होता है, तो यहां पर भी क्या कर सकती है गवर्नमेंट? उस खर्चे को कम कर सकती है। सिमिलरली पीएसयूज के अगर शेयर्स को हमने सेल कर दिया, उससे भी सरकार को पैसा मिलेगा ना, तो यहां पर भी फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। तो देखो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 था ना, एनकरेजिंग एफडीआई इनफ्लोस, इससे भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है। पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा फार फेच्ड है। कहने का क्या मीनिंग है कि जो गिवन ऑप्शंस है ना, इनमें से सबसे अच्छा आंसर हमारा 2, 3 एंड 4 ही है। दरअसल में क्या है ना, एक्चुअल में आप 1 को भी कुछ हद तक कह सकते हो कि सर ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पर जो ऑप्शंस थे ना, उनमें 2, 3 एंड 4 ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये जो एफडीआई का जो रिलेशन है ना फिस्कल डेफिसिट के साथ, वो थोड़ा दूर जाके आता है। आप बोलोगे कि पहले एफडीआई आ जाएगा, फिर इंडिया की ग्रोथ होगी, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, तो थोड़ा फार फेच चीज है। बट ये 2, 3 एंड 4 है, वो तो डेफिनेटली ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में से यही आंसर सही बनता है। उस टाइम पे जब यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या 1 क्यों नहीं है इसका, बट ऑप्शन में हिसाब से जो यूपीएससी ने आंसर दिया था वो बी ही था, इसलिए इसका हम क्या आंसर मानेंगे? बी ही मानेंगे। इसी तरह से एक बार 2011 के अंदर क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया फिस्कल स्टिमुलस का मीनिंग क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस का मीनिंग जानते हो कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह का पुश देती है ताकि क्या हो जाए? इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाए। सर वो कौन सा ऑप्शन बता रहा है? वो यही तो बता रहा है, इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। कितने इजी क्वेश्चन है। रीजन क्या है? हमने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, तो जिन्होंने बेसिक्स अच्छे हैं ना, आई एम वेरी श्योर वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन क्या आया था, फिस्कल स्टिमुलस पैकेज के लिए कौन कौन के एक्शंस को आप कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है मार्केट में, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है कि डिमांड बूस्ट हो। तो आप देख लो कहां किस चीज से डिमांड बूस्ट होगी, किस चीज में गवर्नमेंट खर्च कर रही है। टैक्स रेट कम होगा, उससे क्या होगा? डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा। पैसा ज्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आने में हेल्प मिलेगी, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और डेफिनेटली इससे होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, अरे भैया फिस्कल स्टिमुलस का तो मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी बढ़ा दी या फिर स्पेंडिंग बढ़ा दी। तीसरा क्या कह रहा है? अबॉलिशिंग द सब्सिडीज।
अरे सब्सिडीज बढ़ानी होती है फिस्कल स्टिमुलस के अंदर, कम नहीं करनी होती है, हटाना नहीं होता। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, राइट है। तो इस तरह से आपको देख सकते हो कि इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। एक ये मैंने बताया थे 2019 में क्वेश्चन आया था कि दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है राइस का, तो इसका आंसर देखो इंडिया था, ठीक है। आप इस तरह की चीजें ना आपके इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल जाती हैं कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसी तरह से एक क्वेश्चन और था कि इनमें से इंडिया क्या चीज को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसका आंसर दरअसल में क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स। ये सारे नंबर्स ना, ये सारा कि क्या ज्यादा एक्सपोर्ट है क्या इंपोर्ट है, ये सारे के सारे नंबर्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो मेक श्योर आप इन चीजों को गो थ्रू कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बजट्स में से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में से आते हैं, उनका क्या फायदा होता है, किस तरह से उनको करना चाहिए। तो काफी एक रेपिटेशन देखने को मिलती है। तो अगर आपने इनमें से जो मैंने आपको डिस्कस किया ना, इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक्स, बजट के बेसिक्स, इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स, बजट की हाइलाइट्स, ये जो 4 पिछले दिन हमने डिस्कस की हैं, अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आई एम वेरी श्योर आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो 5 वीडियोस हमने पिछले 5 दिनों के अंदर करी हैं बहुत अच्छे समझ आई होगी। और जो हमारी एक कोशिश थी कि मैं आपको प्रूव कर पाऊं कि इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, वो आप वहां तक कहीं ना कहीं पहुंच पाए होंगे। और अगर आपको जो 5 के दिनों की जो वीडियोस हमने 5 दिन पीछे डिस्कशन किया है, अगर कहीं भी हेल्पफुल होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यही पर्टिकुलर चीज लिख के बताइएगा कि इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ, ठीक है। तो इसी तरह मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये 5 की 5 वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी मैं पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा। तो आई होप आप इसी तरह से अपने एंड पर भी हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।